नमस्कार। आज के तकनीकी युग में हम चारों ओर से आंकड़ों से घिरे हुए हैं। असंख्य प्रोडक्ट्स, सैकड़ों ब्रांड्स, हजारों इंस्टीट्यूशंस, उनके नाम, उनसे जुड़ी जानकारियां और डेटा का भंडार उपलब्ध है। इन आंकड़ों को समझने और जानने में जो हमारी मदद करती है वह है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे। सांख्यिकी के मापों और गणनाओं को समझने से पहले हम कुछ सरल उदाहरणों से सांख्यिकी की उपयोगिता को जानते हैं। हम अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत से छोटे आंकड़ों की जानकारी रखते हैं, जैसे हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या, पुरुष और महिला की संख्या, प्रत्येक सदस्य की आयु, प्रत्येक सदस्य की जन्म की तारीख, लंबाई, वजन। इसी प्रकार हमारे घर में सोफा, कुर्सी या टेबल्स की संख्या, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उनके नाम। इन सब छोटे आंकड़ों को आप आसानी से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं और इनके माध्यम से कोई निर्णय ले सकते हैं। किंतु जब बात आती है बड़े आंकड़ों और बड़ी प्रक्रियाओं की, जैसे इस बड़ी होलसेल की फ्रूट्स की शॉप पर प्रति सप्ताह कौन से फल कितने किलो बिकते हैं, एवरेज सेल क्या है, पर डे या पर वीक या पर मंथ की सेल क्या है, इसे याद रखना और इनसे संबंधित आंकड़े एकत्र करना मुश्किल है। इसी तरह से एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रति सप्ताह किस एयरवेज की कितनी फ्लाइट कितने बजे कहां के लिए उड़ान भरती हैं, उनकी सुविधाएं, उनका किराया, इन सब आंकड़ों को एकत्र करना, व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल है। यदि इस प्रकार से एकत्र किए गए इन आंकड़ों को हम देखें तो हमें ये सिर्फ एक नंबर प्रतीत होते हैं। इन्हें देखकर आप इनके बारे में कोई राय नहीं बना सकते, आप इन्हें समझ नहीं सकते, इनकी किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, इनके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते। अब ऐसी स्थिति में रोल आता है सांख्यिकी का। सांख्यिकी हमें आंकड़ों की विशेषताओं को समझने में सहायता करती है, आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से एकत्र करने की विधियां बताती है, उन आंकड़ों को कैसे वर्गीकृत किया जाए, कैसे विश्लेषण करके उनकी व्याख्या किस प्रकार की जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रह करने, वर्गीकरण करने, निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण और विवेचन करने का विज्ञान है। एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किसी समूह के अंकात्मक वर्णन के लिए किया जाता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन, उनका संगठन, सारणीयन और प्रस्तुतिकरण करके उनके परिणामों की व्याख्या की जाती है। आंकड़ों की विशेषता स्पष्ट करने के लिए इसमें जो सांख्यिकीय गणनाएं की जाती हैं उनमें से है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, विचलन के माप, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कोरिलेशन सहसंबंध, परसेंटाइल रैंक परसेंटाइल और आलेखीय चित्रण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन सब का प्रयोग समूह की विशेषताओं, समूह के गुण, प्रकृति, स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। इसका प्रयोग सामान्यतः बड़े समूहों की समस्या का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। बड़े समूह में से न्यायदर्श लिया जाता है, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, हाइपोथेसिस बनाई जाती है और परीक्षण करने के पश्चात निष्कर्ष निकाले जाते हैं और बड़े समूह के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। निष्कर्ष निकालने के लिए इसमें जिन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है वो है मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर, सार्थकता स्तर परीक्षण, सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस सांख्यिकी का उपयोग परिणामों की वैधता को जांचने में किया जाता है। शासन, प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा और व्यापार की नीतियां बनाने में भी यह सांख्यिकी आधार बनती है। स्टैटिस्टिक्स में आंकड़ों की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है केंद्र की ओर झुकाव या केंद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति।
या प्राप्तांक की केंद्र से निकटता या प्राप्तांकों का केंद्र की ओर जमाव, केंद्र के चारों ओर जमाव। इस तरह हम केंद्रीय प्रवृत्ति को परिभाषित कर सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य अंक जमा होते हैं या जो आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य आंकड़ों का केंद्र बिंदु होता है। यह आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटता है और इस मूल्य के चारों ओर समस्त आंकड़े एकत्रित होते हैं और यह एक तरह से आंकड़ों का औसत होता है। यदि किसी समूह की आयु की केंद्रीय प्रवृत्ति का माप 40 वर्ष है तो इसका अभिप्राय है कि इस समूह में लगभग 40 वर्ष औसत आयु के व्यक्ति हैं और जिन सांख्यिकीय विधियों द्वारा हम इस केंद्रीय मान की गणना करते हैं उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसी वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति उस समय पाई जाती है जबकि अधिकतर प्राप्तांक वितरण के मध्य भाग में स्थित हों तथा वितरण के दोनों किनारों की ओर प्राप्तांक घटते हुए क्रम में हों। केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्यतः 3 माप हैं। पहला है मध्यमान, मीन। मीन जिसे सामान्य गणितीय भाषा में औसत भी कहते हैं। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान है और विश्वसनीय मान है। इसकी गणना में सबसे अधिक समय लगता है। दूसरा माप है मध्यांक, मीडियन। वह मूल्य जो क्रम से व्यवस्थित आंकड़ों के मध्य में स्थित होता है। मध्यांक की गणना में मध्यमान की तुलना में कम समय लगता है और यह मध्यमान की तुलना में कम विश्वसनीय है। और तीसरा मान है बहुलांक, मोड। जो मूल्य आंकड़ों में सर्वाधिक बार आता है उसे बहुलांक कहते हैं। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे कम विश्वसनीय माप है और इसकी गणना में सबसे कम समय लगता है। हम याद रखने के लिए यह कह सकते हैं कि मीन द एवरेज वैल्यू, मीडियन द मिडल वैल्यू और मोड द मोस्ट कॉमन वैल्यू। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का क्या महत्व है? मनोविज्ञान और शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का प्रयोग आंकड़ों का विश्लेषण करने में किया जाता है। सोशल साइंसेस के अनुसंधानों में भी इसका अपना मौलिक महत्व है। यदि किसी समूह के संबंध में संपूर्ण सूचनाएं ना भी हों तो केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों द्वारा हम परिणाम तथा कुछ साधारण नियम ज्ञात कर सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण समूह की विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे यदि किसी समूह की औसत मासिक आय 20,000 है तो यह दर्शाता है कि लगभग इसी आय वर्ग के लोग इस समूह में हैं और यह संपूर्ण समूह की मासिक आय को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार यदि 2 या 2 से अधिक समूह की विभिन्न गुणों और कार्यों की तुलना करनी हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों द्वारा सरलता से की जा सकती है। जैसे एक कक्षा के विभिन्न सेक्शंस के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता या शारीरिक योग्यता की तुलना, विद्यार्थियों की संगीत एवं कला योग्यताओं की तुलना। इसी तरह केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में प्राथमिक तौर पर किया जाता है। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सहसंबंध, कोरिलेशन आदि ज्ञात करने में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयोगिता और विशेषताओं के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सबसे गंभीर सीमा यह है कि इसके द्वारा केवल सामूहिक गुणों, कार्यों और विशेषताओं को ही समझा जा सकता है। व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में इससे कोई जानकारी नहीं मिलती। यह केवल समूह की विशेषताओं पर ही प्रकाश डालती है। जैसे एक समूह में यदि बच्चों का IQ 70, 80, 75, 85, 130 और 140 है तो इसका मध्यमान IQ निकलेगा 96, जो कि समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसी प्रकार
यदि वितरण विषम हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समूह का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान तभी समान होते हैं और तभी प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि वितरण सिमेट्रिकल हो। इसी तरह से भिन्न-भिन्न प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति के अलग-अलग मापकों से भिन्न-भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है और डेटा की प्रकृति और विशेषताओं को समझने में इसका क्या महत्व है। आगे के वीडियोस में हम इसके अलग-अलग मापकों, मीन, मीडियन और मोड की गणना करने की विधियों को सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।